नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात आज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, फॉक्सकॉन कंपनी, हमने अपने कई प्रोग्राम में आपको बताया तो है, आपने भी शायद सुनी हो, ताइवान या फार्मूसा वहाँ की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और ये पूरी दुनिया में इसका जो मेन जो वेंडर है, ये एप्पल के आईफोन का ये वेंडर है। एप्पल कंप्यूटर्स की जो आईफोन होती है ये वो बनाता है। तो इसके कारखाने चीन में भी हैं, ताइवान में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं अभी भी। लेकिन अभी हिंदुस्तान में ये कम बनाते हैं आईफोन, ज़्यादा इसके चीन में हैं बनने वाले। लेकिन अभी वो अपना एक डेडिकेटेड सेपरेट एक नया प्लांट लगाने जा रहा है। बेंगलोर एयरपोर्ट थोड़ा शहर से थोड़ा दूर है, वहाँ पर इसने 300 एकड़ की ज़मीन ली है और $1 बिलियन की लागत से, यानी $1 बिलियन या तकरीबन 8,200 और कुछ करोड़ हो गया हिंदुस्तान का, इतने की इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो है ना ये कारखाना लगाने जा रहा है। बेसिकली कहते तो ये हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे, लेकिन इसका ज़्यादातर जो काम होगा ना वो आईफोन बनाना होगा। और आईफोन अभी बहुत सारे अभी है, तकरीबन 10% तक हिंदुस्तान में बन रहे हैं। और अच्छा, ये फॉक्सकॉन जो है ना, इसका जो गुज़िश्ता 1-2 साल का चीन का तजुर्बा कुछ तल्ख रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो चीन से आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल के भारत लेकर आए। और इसीलिए उसने यहाँ पे काम शुरू तो किया है, लेकिन अभी पूरे का पूरा इधर शिफ्ट करने में तो वक्त लग जाएगा। लेकिन अभी ये 8,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ये जो कारखाना लगने जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आईफोन बनेंगे और इसके साथ 1 लाख आदमियों को इसमें नौकरी भी मिलेगी, यानी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी हिंदुस्तानियों के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान आजकल तो खैर ज़मान पार्क में हैं लाहौर में, और अभी उनको जाना है। उनकी कई पेशियां हैं इस्लामाबाद की कोर्ट्स में, उनके ख़िलाफ़ कई केसेस दाखिल हो चुके हैं, जैसे तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है और हतक इज़्ज़त मतलब तौहीन अदालत का केस है। तो ऐसे कई केस हैं, तो उनमें वो जज साहब आने उसे बोलते हैं कि तुम खुद आके हाज़िर हो जाओ। और अभी उसको तो 3 माह से भी ज़्यादा हो गए, जैसे जब उसने कहा था कि उसे गोली लगी है और ख़ुद कहा था कि कोई हड्डी वड्डी भी नहीं टूटी, तो इतना वक्त तो लगता नहीं किसी चीज़ के भी हीलिंग होने में। खैर, अभी उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अभी इस्लामाबाद जाएंगे। अच्छा, कल उन्होंने ज़मान पार्क में बात करते हुए अखबारी नुमाइंदों से उन्हें बताया कि उन्हें कोई यानी झिझक नहीं है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुफ्तो शनीद करने में, बातचीत करने में। लेकिन वो बज़ाते खुद फिर ये भी कहते हैं उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो मुझे पसंद नहीं करता। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता, जब वो खुद कहता है कि आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए और उन्हें पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो फिर ये क्यों उनसे मिलना चाहता है? इसका मतलब तो यही हुआ कि ये चाहता है कि किसी भी तरह, मतलब कानूनन हो या गैर कानूनन हो, किसी तरह वो उनकी आंखों का तारा बन जाए, जैसे वो पहले कमर जावेद बाजवा का बना था 2014 के बाद, और फिर 2018 में उसने उठा के वज़ीर आज़म बना दिया। तो ये चाहता है कि अभी ये जनरल आसिम मुनीर भी उसके ऊपर राज़ी हो जाए और फिर से उसकी वज़रात आज़मा के दरवाजे खुल जाए। लेकिन फिर कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। अच्छा, उसके साथ साथ वो कहते, उसे जब उससे पूछा गया कि आपके खिलाफ़ तो बहुत सारे केसेस हैं, आपने तोशाखाना में खुर्द-बुर्द की है और फिर वो फॉरेन फंडिंग का केस है आपके ख़िलाफ़, और उसमें आपकी तो नाअहली भी हो चुकी है। तो उसमें उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया और ये
मेरे ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं जो, और मैंने तो बाकायदा पैसा भर के वो घड़ी वगैरह ख़रीदी थी। अभी वो तो आप सबको मालूम है कि वो घड़ी अगर इस $20 मिलियन की घड़ी थी, अगर जब इसने बेची थी तो उस वक़्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट 170 रुपये था। उस हिसाब से उस वक़्त इस घड़ी की कीमत थी 340 करोड़, और इसने वो 2 करोड़ में ख़रीद के जो है 5 करोड़ में बेच, खुद कहता है कि मैंने 2 करोड़ में ख़रीदी तोशाखाना से और 5 करोड़ में बेच दी। जबकि वो जो एक व्यापारी है दुबई का, उसके बारे में हमने एक प्रोग्राम भी किया था, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, उसने बताया था कि फराग होगी ये घड़ी मेरे पास लेकर आई थी, और वो घड़ी मैंने उससे $2 मिलियन, अगर $2 मिलियन भी लिए जाएं तो वो वक्त 170 के हिसाब से तो अभी 34 करोड़ की इसने बेची है। 2 करोड़ में ख़रीद गई, 34 करोड़ में बेची है, और फिर बोलता है कि मैंने बेईमानी नहीं की। और हकीकत में तो उसको ये घड़ी ख़रीदना ही नहीं थी, क्योंकि ये घड़ी तो मेड टू ऑर्डर थी। ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया का जो अभी वज़ीर आज़म है, और पहले भी मतलब क्राउन प्रिंस तो था ही, वलीयत था, उसने ख़ास बड़ी मोहब्बत से चाव से इसके लिए बनवाई थी। लेकिन उसके बावजूद इसने उस घड़ी को सस्ते में ख़रीद के और बाज़ार में बेच दिया, और कहता है मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जब उससे पूछा गया कि इलेक्शन के बाद अगर आप जीत जाएं, मतलब अभी क्या है, पंजाब की इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका, मैं आप थोड़ी देर में आपको बताता हूं उसके बारे में। पंजाब की तारीख का ऐलान हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा का भी ऐलान हो जाएगा कुछ रोज़ में। तो उससे जब पूछा गया कि अगर आप जीत जाएं तो पंजाब में आपकी तरफ से वज़ीर आला कौन होगा, तो उसने उसका नाम देने से इनकार किया और बोला कि अगर मैं इस वक्त उसका नाम बताऊंगा तो खून रेजी हो जाएगी। जबकि हकीकत में ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही ने इसके यकीन दहानी पर उसने अपनी जो पार्टी थी उसकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप, उसको छोड़कर अपने जो भी उसके हामी हिमायती हैं उन सब को लेकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है। तो इस लिहाज से तो उसका हक भी बनता है, लेकिन फिर भी अभी इमरान खान उसके नाम का ऐलान करने से गुरेज कर रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था ICP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि वह 90 दिन के अंदर अंदर जो है ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इंतज़ाम करे, तो फिर ICP ने सदर को 30 मतलब उसने तो ऐसे तारीख दी थी कि 30 अप्रैल से लेके 7 मई तक किसी भी इन बीच में ये जो 8 दिन हैं इनके बीच में इलेक्शन हो जाने चाहिए बकौल उसके ICP के। तो वो मानते हुए पाकिस्तान के सदर ने ये ऐलान कर दिया है कि ICP का जो रिकमेंडेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अब मैं पंजाब के सूबाई असम्बली के इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करता हूँ 30 अप्रैल को। अच्छा, अभी खैबर पख्तूनख्वा का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, जबकि ICP ने तो अपनी तरफ से कह दिया है कि 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में होना चाहिए। मेरे ख्याल में कल परसों तक उसका भी ऐलान हो जाएगा। वैसे हकीकत में ये जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी तो ये हुई थी 14 जनवरी को हुई थी पंजाब की, और 18 जनवरी को हुई थी खैबर पख्तूनख्वा की। और 90 दिन के हिसाब से उन दोनों सूबों में जो है ना 13 अप्रैल और 17 अप्रैल के बीच में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। लेकिन अभी वो क्या है, ये कानूनी एक झंझट बन गया, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुलझा लिया अपनी ख़ास सू मोटो नोटिस लेते हुए, और अपनी 5 जजों की बेंच बना के, और उन्होंने ये फैसला भी हमने आपको बताया था जो 2 रोज़ के बिल उन्होंने फैसला किया कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इसके इलेक्शन का इंतज़ाम करें। तो अभी 30 अप्रैल पंजाब में तो होने जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में 2-4 रोज़ के बाद हो जाएगी। नाजरीन, पूरी दुनिया भर में 8 मार्च ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, उनके हकूक़ का दिन मनाया जाता है, और पाकिस्तान में तो बड़े जोश व खरोश से पाकिस्तान की ख़वातीन मनाती हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर मज़हबी किस्म का है तो वहाँ पर जमात इस्लामी इस मार्च की टूथ एंड नेल जो बोल रहे हैं ना, एकदम बड़े ज़ोर शोर से मुखालफत करती है। तो अभी लाहौर में ख़वातीन ने
दरख्वास्त दी थी कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो जुलूस निकालें 8 मार्च को, तो लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। उसने वजह ये बताई है कि क्योंकि जमात इस्लामी वाले इसके मुकाबले में उसी तारीख को हया मार्च निकाल रहे हैं, तो वो नहीं चाहता कि ये दोनों जो ग्रुप हैं, अभी एक तरफ से ख़वातीन का ग्रुप होगा और दूसरी तरफ से कट्टर मजहबियों का जो जमात इस्लामी का ग्रुप होगा, तो हो सकता है इन दोनों के बीच में तसादुम हो जाए और मतलब अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए, तो उससे गुरेज करना चाहता है लाहौर का डिप्टी कमिश्नर। लेकिन हकीकत में सिविल सोसाइटी का ये कहना है कि ख़वातीन का हक़ बनता है और यह जमात इस्लामी उनके हक़ पर डाका डाल रही है और डिप्टी कमिश्नर को इस सिलसिले में मजबूत होना चाहिए। लॉ एंड आर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। किसी भी जमात या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की धमकी की वजह से किसी को ये उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका वो अपने हकूक़ के लिए जुलूस निकाल सकती है। और उन्होंने अच्छा ये भी नहीं है कि वो जुलूस निकालेंगे तो कोई वो वायलेंस करेंगे या तशद्दुद, औरतें तो वायलेंस करेंगी नहीं, तो इसका मतलब है यानी जो नॉन वायलेंट लोग ग्रुप जो जुलूस निकालना चाहते हैं तो उन्हें आप मना कर रहे हैं कि आप जुलूस मत निकालिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।